हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज हम पढ़ेंगे भगत सिंह जी के बारे में। तो भगत सिंह जी एक बहुत ही महान क्रांतिकारी जो थे, नेता थे। अपनी जान की परवाह किए बिना ही इन्होंने भारत को आज़ादी दिलवाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो योगदान दिया। इनकी क्रांतिकारी गतिविधियों से अंग्रेज जो थे पूरी तरह से आतंकित हो चुके थे। और आज के लेसन में हम इनके बारे में कंप्लीट जानेंगे। ठीक है, ये क्रांतिकारी जो थे नेता थे, लेकिन ठीक है साथ साथ ये एक समाजवाद पर भी बल देते थे। मतलब इनकी जो राय थी, विचारधारा थी, वो इतनी अच्छी थी, ठीक है, जो इस तरह की थी कि हमारा जो भारत देश है, वो ये मानते थे कि हमारा जो भारत देश है, अंग्रेज भले ही भारत को छोड़ के चले जाएं, लेकिन आगे जो शासन होगा, ठीक है, आगे जिस तरीके की भी शासन पद्धतियाँ होंगी, सरकारें आएंगी, ठीक है, वो हमेशा इसी तरीके का शोषण करती रहेंगी। भारत में बेरोज़गारी, ठीक है, और ये जो भुखमरी है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये हमेशा ही लोग दुखी ही रहेंगे। ठीक है, बाद में भी, अभी भी दुखी हैं, बाद में भी दुखी रहेंगे। बस फ़र्क सिर्फ इतना है, उस टाइम पे अंग्रेज जो थे वो शासन कर रहे थे और लोगों को परेशान कर रहे थे। अब वही हाल जो है, वो वही जो शासन पद्धतियां हैं, वो दूसरी सरकारें आएंगी और एक तरीके से जो गरीब तबका है उनका शोषण करेगी। तो उन्हीं चीज़ों को जड़ से ख़त्म करने की जो कोशिश थी और समाजवाद पर बल देना था। समाजवाद से मेरा तात्पर्य है कि एक ऐसा समाज, एक ऐसे समाज की कल्पना करना जिसमें सभी लोगों को बराबर की सुविधाएं दी, बराबर के अवसर प्रदान करें, सभी लोगों को कमाने खाने का अधिकार है, सभी लोगों को हर जगह भारत के किसी भी स्थान पर घूमने का अधिकार है। ठीक है, और जितनी भी नौकरियां आएँ सभी को समान रूप से अवसर जो है वो प्रदान किए जाएंगे। बस आप में एक क्षमता होनी चाहिए उसको हासिल करने की। तो ये ऐसे समाज की कल्पना करते थे। तो कितने महान इनके विचार थे, उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। क्रांतिकारी भगत सिंह के बारे में, ठीक है, ये क्रांतिकारी नेता थे। एक तरफ तो क्रांतिकारी नेता थे और दूसरी तरफ थे कांग्रेस पार्टी की विचारधारा। कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा थी वो बिल्कुल टोटली इन क्रांतिकारी नेताओं से डिफरेंट थी, जैसा कि मैं कंप्लीट आपको पढ़ा चुका हूँ। ये जो कांग्रेस थे, जिसमें महात्मा गांधी जी का मेन, तो हम महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे, जो आपको पता है अहिंसा, सत्याग्रह, इन सारी चीज़ों पर बल देते थे। वो प्रार्थना पत्र के माध्यम से जो थे अंग्रेजों तक अपनी बात पहुंचाते थे उदारवादी तरीकों से। ठीक है, इधर जो क्रांतिकारी थे वो भगत सिंह थे, और इधर ये जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं वो भी क्रांतिकारी टाइप के नेता थे। तो आगे देखिए, ये जो क्रांतिकारी सोच होती है ना, ये एकदम से नहीं पनपती। ये जो विचारधारा है, ये धीरे 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 करके पनपती है। और ये जो क्रांतिकारी नेता हैं, ये कुछ ना कुछ लेख पढ़ते रहते हैं। जैसे मैं दो उदाहरण आपको देता हूँ, जिन्होंने एक तरीके से प्लेटफॉर्म तैयार किया क्रांतिकारी विचारों को उत्पन्न करने के लिए। इथोपिया एक छोटा सा देश इन द सेंस, मतलब ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है, अफ्रीका का है। इसने इटली जैसी महान शक्ति को हरा दिया। 1896 की ये बात है। और 1905 में भी एक ऐसी घटना है जापान की, जिसने रूस को हरा दिया। तब क्या हुआ, यूरोपीय देशों में एक्चुअली एक ना भ्रम रहता है अजेयता का, कि हम महाशक्ति हैं, हमें कोई नहीं हरा सकता। ठीक है, तो उसका जो भ्रम है वो एक तरीके से टूट गया। अभी भी देखिए, यूरोपियन जो शक्तियां हैं, अमेरिका है, चाइना है, वो आज भी यही कोशिश करता रहता है कि किस तरह से वो एक महाशक्ति बन जाए, उसके पास ये सारी पावर्स आ जाएं और वो सबसे स्ट्रॉन्ग बने, ताकि वो किसी को भी दबा सके। ठीक है, हमेशा ये ताक में रहते हैं कि उनकी अर्थव्यवस्था सबसे ऊपर जाए। ठीक है, तो ये भ्रम जो था उस टाइम पे टूट गया था। उसके बाद ये जो क्रांतिकारी लोग थे, ये आपस में, मतलब कई यंग ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए वो मर मिटने को तैयार थे, वो आपस में इकट्ठे हुए। ठीक है, और उन्होंने आपस में एक संगठित पार्टी बनाई। ठीक है, कई पार्टियां मिलकर एक संगठन बनी, जो एक कानपुर में बनी, राम प्रसाद बिस्मिल्ला के नेतृत्व में 1924 में। वो थी HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, कानपुर में बनी थी। ठीक है, देखिए, कोई भी संगठन चलाने के लिए ना सबसे जो मेन चीज़ होती है वो पैसा, और इसी संगठन के पास कमी थी पैसों की, क्योंकि पैसा ही एक ऐसा माध्यम था जो अपनी जो विचारधारा है वो लोगों तक पहुंचा सकते थे, लोगों को बता सकते कि हम जो है वो भाषण के माध्यम से, रैलियां करके, जगह जगह लोगों को इकट्ठा करके, तो उनके खाने वाने का, ठीक है, ये सारी चीज़ें करने का इंतज़ाम जो था, ट्रैवलिंग भी करनी है,
तो पैसे की बहुत प्रॉब्लम रहती थी। इधर कांग्रेस के पास पैसा बहुत था, ठीक है, तो पब्लिक उनको पैसा देती थी, लेकिन ये जो क्रांतिकारी टाइप के नेता थे इनको लोग पैसा नहीं देते थे, क्योंकि लोग ये सोचते थे कि ये जो क्रांतिकारी टाइप लोग हैं ये कभी ना कभी इन अंग्रेज़ों के हत्थे चढ़ जाएंगे, इनको फांसियाँ हो जाएंगी और फिर अंग्रेज़ जो है वो क्रोधित होकर गुस्से में आकर के हमें जो है वो शिकार बनाएंगे। इसी वजह से ये जो लोग क्रांतिकारी लोग हैं इनको लोग पैसा नहीं देते थे, लोग पीछे हटते थे इनका साथ देने से कि हम इन लोगों का साथ नहीं देंगे। कांग्रेस उधर विपरीत कर रही थी, वो आपको पता ही है, ठीक है, अहिंसा के पुजारी थे गांधी जी, ठीक है, प्रार्थना पत्र के माध्यम से वो अंग्रेज़ों तक अपनी बात पहुंचाते थे, ठीक है, तो लोग जो थे उनके साथ काफ़ी जुड़े हुए थे। गांधी जी कोई छोटे मोटे नेता नहीं थे, वो एक बड़ी जनसभा को जो है वो रिप्रेजेंट करते थे, समझा सकते थे, इतने ज़्यादा लोग जो गांधी जी से जुड़े हुए थे। तो उसके बाद ये जो मनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ना, इसको ओवरकम करने के लिए 1925 में क्या हुआ था, एक काकोरी रेल क्रांति हुई थी। अंग्रेज इसे काकोरी कांड कहते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों की सेंस में भगत सिंह ने जो था वो एक तरीके से एक गलत किया था। कांड एक नेगेटिव वर्ड है जो कि एक गलत एक्टिविटीज़ को रिप्रेजेंट करता है, बट हमारे केस में ये जो रेल क्रांति है, काकोरी रेल क्रांति, क्यों? क्योंकि जो सरकारी खजाना था ये रियलिटी में पैसा किसका था, इंडियंस का ही था। इसमें क्या होता था, ये जो खजाना था इधर उधर ट्रैवल करता था उसमें रेल के थ्रू, तो इसी को लूटना था ताकि उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो सके, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, जो भी इन्होंने प्लानिंग की थी उसमें ये सफल नहीं हो पाए और इसमें 29 क्रांतिकारी पकड़े गए। एक क्रांतिकारी भी देश पर इतना भारी पड़ता है और फिर ये 29 क्रांतिकारी थे, इन पर मुकदमे दर्ज हुए। इसमें से 17 लोग जो थे उनको जेल में बंद कर दिया गया, इनको लंबा कारावास दिया, एक तरीके से कह लो। उसके बाद देखिए 4 लोगों को जो था वो आजीवन जेल करा और 4 लोगों को काले पानी की सज़ा दी। ये अंडमान एंड निकोबार में जो सेलुलर जेल है उसमें काले पानी की सज़ा दी गई। उसके बाद देखिए 4 लोग जो थे वो बच गए, टोटल हो गए 29। तो वो 4 लोग कौन थे, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लहेड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, जिसको HRA बनाने का श्रेय दिया गया, और उसके बाद रोशन सिंह। इन चारों को फांसी की सज़ा सुनाई गई और जैसे इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई तो लोग और ज़्यादा क्रांतिकारी लोगों से पीछे हटने लगे, ठीक है। लोग नहीं चाहते थे कि इन लोगों को ज्वाइन करें, इन लोगों की बात सुने, ठीक है। तो लोग जो थे वो कांग्रेस की तरफ, दूसरी तरफ, क्योंकि महात्मा गांधी जी खुद इन सारी चीज़ों के क्रांतिकारी नीतियों के खिलाफ थे, ठीक है। तो लोग जो थे फिर से पीछे हटने लगे। तो ऐसा नहीं है कि क्रांतिकारियों की सोच वहीं पर दब गई। भगत सिंह का ऐसा मानना था कि क्रांतिकारी लोग मर सकते हैं लेकिन उनकी विचारधारा हमेशा अमर रहती है, ये किसी न किसी के थ्रू जो है वो आगे ट्रैवल करती रहती है। तो वही हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ, 1926 में भगत सिंह फिर आए और उन्होंने एक नौजवान भारत सभा का गठन किया, जिसके सेक्रेटरी वो खुद थे। और उसके बाद 1-2 साल बाद फिर 1928 में ये आज़ाद चंद्रशेखर से मिलते हैं और भगत सिंह जी और HRA को पलट करके उन्होंने ये भगत सिंह को ठीक है, भगत सिंह ने आज़ाद से कहा कि हमें HRA का जो नाम है वो HSRA बना दिया जाना चाहिए, मतलब S उसमें और लगा दिया जाना चाहिए। सोशलिस्ट मीन समाजवाद। समाजवाद को मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मतलब एक ऐसे समाज की कल्पना करना जिसमें सभी लोग बराबर हों, सभी लोगों को समान अवसर दिए जाएं, कमाने के, खाने के, रहने के, कहीं भी घूमने के, व्यापार करने के, ठीक है, बस उसमें क्षमता होनी चाहिए। तो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय, उनको क्या करना पड़ा, लाठियों का प्रहार झेलना पड़ा, क्योंकि ये 1928 का दौर है। तब 1927 में साइमन कमीशन जो था वो आ चुका था भारत में और उसका व्यापक तरीके से विरोध हुआ था, क्योंकि इसमें सभी जो लोग थे वो क्या थे, ब्रिटिशर थे, कोई भी भारतीय नहीं था। तो लाला लाजपत राय का विद्रोह कर रहे थे इसका, साइमन कमीशन का, तो उनको लाठियाँ किसने चलवाई थी, ये स्कॉट के कहने पे जॉन सैंडर्स को जो है वो उसने चलवाई थी। तो भगत सिंह तो बहुत इससे आहत हुई, कितना महान लीडर जो देश के लिए लड़ रहा है, ठीक है, और उनकी पीट कर हत्या कर दी गई। तो ये भारतीय, एक तरीके से भारत की बेइज्जती है, भारतीय लोगों की बेइज्जती है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि कोई भी संगठन या कोई भी क्रांतिकारी संगठन इसका साथ दे या ना दे, उनको ये ठीक लगे ना लगे, लेकिन मैं जो है वो इसका विरोध करता हूँ। तब भगत सिंह ने स्कॉट को मारने का प्लान बनाया, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, ये प्लान बनाते बनाते जो सैंडर्स है वो गलती से आ गया, ठीक है। इस प्लान में शामिल थे ये आपके भगत सिंह थे, राजगुरु थे और ये
चंद्रशेखर आज़ाद थे, ठीक है। इन तीनों ने प्लानिंग बनाई थी सैंडर्स को मारने की, ठीक है, लेकिन सॉरी स्कॉट को मारने की, लेकिन गलती से सैंडर्स बीच में आ गया और उसको शूट कर दिया, ठीक है। तो जब ये सब कुछ हो रहा था तो भगत सिंह वहाँ से भाग गए, लेकिन एक आदमी ने उनको देख लिया, एक अंग्रेज आदमी ने कि एक सिख टाइप का कोई बंदा है, तब ये क्या करे, वहाँ से जा कर के लाहौर से ये कलकत्ता चले गए, क्योंकि इनको वहाँ पे जो है वो कोई पहचान ना सके। अपना वेशभूष बदल के ये लाहौर से कलकत्ता चले गए ताकि इनको कोई पहचान ना सके। तो उसके बाद 1929 8 अप्रैल की बात है, क्योंकि ये जो क्रांतिकारी नीतियाँ थी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो चुकी थी, तो उस टाइम पे अंग्रेज़ जो थे उन्होंने सोचा कि इन क्रांतिकारियों को दबाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो ना पब्लिक सेफ्टी बिल लेकर के आए, ठीक है। और ये पब्लिक सेफ्टी बिल नाम का ही है कहने को, क्योंकि इसका असली उद्देश्य क्या था, इन क्रांतिकारी की नीतियों को दमन करना था, ठीक है। तो भगत सिंह ने इस बिल का विरोध करने के लिए केंद्रीय असेंबली में क्या करा, बम फेंक दिया, ठीक है। लेकिन इन्होंने बम फेंका, लेकिन इनका मकसद क्या था कि हमें किसी भी मतलब कोई भी कोलेट्रल डैमेज नहीं होगी, कोई भी संपार्विक क्षति नहीं होगी, मतलब हम आसपास के किसी भी लोगों को जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो वहाँ पे केंद्रीय असेंबली में इन्होंने एक खाली बेंच वाली जगह देखी, वहाँ पर बम फेंका, ठीक है। इनका मकसद बस इतना ही था बम फेंकने का, कि वहाँ पे ये दिखाना कि क्रांतिकारी नेता भी जिंदा हैं और वो जो है वो भारत के लिए अभी भी जी जान लगा देंगे, भारत को आज़ादी दिलवाने में हम किसी से कम नहीं हैं और हम किसी से डरते नहीं हैं और हम किसी के दबाव में आकर के चुप नहीं बैठ सकते हैं। तो फिर वहाँ पे बम फेंका और वह अपनी खुद की गिरफ्तारी करवाई। तो जैसे ही बम फेंका तो वहाँ पे एकदम से धुआं वुआं सब कुछ फैल गया था और भगत सिंह चाहते तो वहाँ से भाग सकते थे, लेकिन वो वहाँ से भागे नहीं और उन्होंने अपनी गिरफ्तारी करवाई, ठीक है। भगत सिंह अपनी क्रांतिकारी विचार सारे भारत तक पहुंचाना चाहते थे न्यूज़पेपर के माध्यम से। तब क्या हुआ, भगत सिंह की देखिए इस काम में जो भगत सिंह के साथ थे वो बटुकेश्वर दत्त भी थे, ठीक है। दोनों ये शामिल हुए थे और चंद्रशेखर आज़ाद ने जो था इस प्लानिंग को, मतलब ये जो केंद्रीय असेंबली है इसमें बम फेंकने वाली जो प्लानिंग है, इसमें कहा था कि भगत सिंह तुम नहीं जाओगे, क्योंकि तुम HSRA के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। हमारी जान चली गई कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें आगे इस संगठन को संभालना है और भारत को आज़ादी दिलवानी है। लेकिन भगत सिंह माने नहीं, उन्होंने कहा कि यही राइट टाइम है मुझे ये लोगों को दिखाने का कि मैं ये काम बहुत अच्छे से कर सकता हूँ और मैं भारत की आज़ादी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये राइट टाइम है भारत को आज़ादी दिलवाने का और लोगों के अंदर एक विचार पैदा करने का कि हम लोग जो हैं वो क्रांतिकारी नेता इन अंग्रेज़ों को बुरी तरीके से भारत से बाहर भगा देंगे। ऐसी सोच ही इनका मेन रीज़न था, क्योंकि मैंने पहले ही कहा इनके पास पैसों की कमी थी, ये जनता तक अपनी बात पहुंचाना चाहते थे। तो हुआ क्या, उसके बाद भगत सिंह को तो पकड़ करके जेल में डाल दिया और ये जो बटुकेश्वर दत्त है इनको अंडमान वाली जो सेलुलर जेल है इनको काले पानी की सज़ा हुई, ठीक है। और बटुकेश्वर दत्त ने भगत सिंह को फांसी की सज़ा हुई और बटुकेश्वर दत्त को काले पानी की। तो बटुकेश्वर दत्त ने फिर भगत सिंह को ये कहा था कि भाई तुम जो है वो बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हें देश की आज़ादी के लिए एक शहीद होने का मतलब जो है वो उस पर फांसी को चूमने का मौका मिला और एक शहीद का तुम दर्जा कहलवाओगे, ठीक है। तो तब भगत सिंह ने भी बटुकेश्वर को कहा था कि हम लोग जो हैं वो भारत की आज़ादी दिलवाने में, मतलब हम लोग हमारे ऊपर जितनी भी मुसीबत आती है तो उसमें हम भारत को आज़ादी दिलवाने के लिए हमारे जो क्रांतिकारी विचार हैं, जो विचारधारा है देश के लिए लड़ने मरने कटने की, ठीक है, तो उस सिर्फ उतना ही उद्देश्य हमारा नहीं है कि हम मर जाएं, बल्कि हम उन सारी परेशानियों को हंसते हंसते सहते हुए अपना पूरा जीवन भी यापन कर सकते हैं। तो भगत सिंह ने लगभग 24 दिनों तक, जब इनको मतलब फांसी की सज़ा होनी थी तो उससे पहले 24 दिन तक ये मतलब लगभग जेल में रहे। वहाँ पे इन्होंने काफ़ी भूख हड़ताल की और काफ़ी मांगे भी मनवाई और ये जितनी जितनी क्रांतिकारी बातें जो थी लोगों तक पहुँचाना चाहते थे, तो ये इन्होंने उन क्रांतिकारी बातों को पहुंचाया किसके थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, क्योंकि उस टाइम पे ये फ्री में सारी चीज़ें हो रही थी। जो जो ये बोलते थे एज इट इज़ न्यूज़पेपर में वो चीज़ें हेडलाइन के रूप में छपती रहती थी, लोगों तक पूरे विचार पहुंचे। मतलब भगत सिंह का जो फाइनल एम था लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का वो पूरा हो गया, ठीक है। क्रांतिकारी विचारों को बहुत बल मिला, अखबार के माध्यम से लोगों तक बात पहुंचाई गई, बिना HSRA का पैसा खर्च हुए और फिर भगत सिंह को फांसी हुई। 1930 में सूर्य सेन ने
शस्त्रघर को जो है वो लूट लिया था और 1934 में फांसी दी गई थी। तो दोबारा से देखिए 1930 में क्या हुआ था, मतलब ये जितने भी क्रांतिकारी नेता थे ये धीरे धीरे करके ख़त्म हो रहे थे। तो ऐसे ही क्रांतिकारी नेता था आपका सूर्य सेन। चटगांव में क्या करा इसने, चटगांव जो आज का बांग्लादेश है उस टाइम पे बंगाल में था, तो उसमें एक क्रांतिकारी नेता था सूर्य सेन। उसने अंग्रेज़ों का एक शास्त्रागार था जहाँ पे बम वगैरह बारूद वगैरह बनते थे, ठीक है, पिस्टल वगैरह, तो उसको लूट लिया। तो क्या किया 1934 में अंग्रेज़ों ने इनको फांसी की सज़ा दे दी गई, ठीक है। तो धीरे धीरे करके अब जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं उनकी सारी की सारी टीम जो है वो ख़त्म होती रही थी। जैसे कि 1924 की बात है, जब एचआरए बनी थी तब क्या हुआ था, धीरे धीरे करके 29 जो काकोरी रेल कंस्पायरेसी हुई थी, ठीक है, क्रांति हुई थी, उसमें 29 क्रांतिकारी जो थे वो गिरफ्तार कर लिए गए थे और उनको अलग अलग सजाएं दी गई थी। तो अब फिर चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो अकेले रह गए थे। तो 1931 की घटना है, फरवरी में अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद को जो है वो अंग्रेज़ों ने घेर लिया और चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या करा, अपने एक साथी को बचाने के लिए जो है वो अंग्रेज़ों का ध्यान अपनी ओर बटाया और लास्ट में एक गोली इनके पास खुद बची हुई थी, उससे इन्होंने अपने आप को शूट कर लिया और खुद शहीद हो गए, ठीक है। तो इसी एल्फ्रेड पार्क में हुआ क्या था, जो इनकी एचएस आ रहे थे, क्योंकि कोई भी क्रांतिकारी टाइप का जो मेजर लीडर था वो नहीं बचा था, तो आनन फानन में इन्होंने क्या करा था, कुछ कॉमरेड जो है वो भर्ती कर लिए थे, ठीक है। तो उन्हीं एक कॉमरेड में से एक जो व्यक्ति था, जो एक सिपाही था, कॉमरेड था, वो गद्दार था। उन्होंने ये जो सूचना है वो जाकर के अंग्रेज़ों को दे दी कि चंद्रशेखर आज़ाद इस तरह से एल्फ्रेड पार्क में जो है वो विराजमान है, एल्फ्रेड पार्क में वो खड़े हैं, उपस्थित हैं। तो फिर अंग्रेज़ों ने उनको घेर लिया और उन पर हमला कर दिया, ठीक है। तो वहाँ पर शेखर ने खुद को गोली मार ली। उसके बाद क्या हुआ, 23 मार्च 1931 को 3 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई। वो 3 लोग कौन थे, भगत सिंह थे, सुखदेव थे, राजगुरु थे। लेकिन इन क्रांतिकारी नीतियों लोग जो थे, इनकी जो विचारधारा थी इतनी एक्टिव थी, ठीक है, और लोग इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए और लोग इतने आक्रोश में थे, क्योंकि इनको वैसे तो फांसी जो है वो 24 को होनी थी, इनको फांसी जो है वो 24 को होनी थी, लेकिन 24 की मतलब जो सुबह होती है ना, सुबह का टाइम, उसमें होनी थी और सभी लोगों को पता था कि फांसी हो जाएगी और लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में थे इनकी फांसी, स्पेशली पंजाब के लोग, क्योंकि भगत सिंह पंजाब के थे। तो अंग्रेज भी बहुत बुरी तरह से आक्रांतित थे, क्योंकि इन क्रांतिकारियों का खौफ बहुत होता है। जिंदा जो क्रांतिकारी होता है उतना भयावह नहीं होता जितना मरा हुआ आतंकी। यही सुभाष चंद्र बोस की टाइम पे हुआ था कि जिंदा जो सुभाष चंद्र बोस है वो इतना परेशान नहीं करेगा जितना मरा हुआ सुभाष। तो वही यहाँ पे भी था। जब चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को गोली मारी थी तब अंग्रेज भी इतनी बुरी तरह से डरे हुए थे कि कहीं ये जिंदा ना हो, और उन्होंने उनको इतनी गोलियां मारी कि कहीं वो दोबारा उठ ना जाए और हमें ना मार दें। तो इतना खौफ था क्रांतिकारियों का। तो फिर ये जो फांसी की सज़ा थी ना, 23 को सुना दी गई 24 की बजाय, और शाम को कभी फांसी नहीं होती, लेकिन इनको 23 मार्च 1931 की शाम को 3 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई। भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु वर जस्ट 23 years old when they were hanged and they gave up their life for the dream of a free, democratic and सेक्युलर इंडिया। सो इतने महान थे ये भगत सिंह गुरु। आपको पूरी स्टोरी मैंने आपको बता दी है और उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आई होगी। तो भगत सिंह के बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा। इनका जो जन्म है 27 सितंबर 1907 को हुआ था। इनका निधन हुआ था 23 मार्च 1931। इनको फांसी की सज़ा मिली थी शाम को, 24 को दी जानी थी, बट जो 24 को इसलिए वजह से दी क्योंकि अंग्रेज़ों को बहुत डर था, क्योंकि बाहर एक बहुत बड़ा जो हजूम था, जो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित था इनकी फांसी को लेकर के। जो इंडियंस थे वो अंग्रेज़ों पर हमला बोल देते और बहुत ही ज़्यादा तोड़फोड़ करते, तो इसी वजह से उनको पहले ही फांसी दे दी गई। उपलब्धियां देखिए, भारत के क्रांतिकारी आंदोलन को एक नई दिशा दी। पंजाब में क्रांति के संदेश को फैलाने के लिए नौजवान भारत सभा का गठन किया, सभी को मैंने आपको बताया था। भारत में गणतंत्र की स्थापना के लिए चंद्रशेखर आज़ाद से मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ HSRA का गठन किया। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या की। बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर केंद्रीय विधान सभा में इन्होंने बम फेंका। सारी चीज़ बताइए मैंने आपको। शहीद भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख
क्रांतिकारियों में से एक थे। कुछ छोटे मोटे इंडियन फ्रीडम फाइटर नहीं थे, ये महान इंडियन फ्रीडम फाइटर थे। मात्र 24 साल की उम्र में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाला यह वीर सदा के लिए अमर हो गया। उनके लिए क्रांति का अर्थ था अन्याय से पैदा हुए हालात को बदलना। ठीक है। भगत सिंह ने यूरोपियन क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में पढ़ा और समाजवाद की ओर अत्यधिक आकर्षित हुए। उनके अनुसार ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने और भारतीय समाज के पुनर्निर्माण के लिए राजनीतिक सत्ता हासिल करना ज़रूरी था। हालांकि अंग्रेज सरकार ने उन्हें आतंकवादी घोषित किया था, पर भगत सिंह जो थे व्यक्तिगत तौर पर आतंकवाद के आलोचक थे, क्रिटिक थे। भगत सिंह ने भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को एक नई दिशा दी। उनका तत्कालीन लक्ष्य जो था ब्रिटिश साम्राज्य का विनाश करना था। अपनी दूरदर्शिता और दृढ़ इरादे जैसी विशेषता के कारण भगत सिंह को राष्ट्रीय आंदोलन के दूसरे नेताओं से वो हट करते ऐसे समय पर जब गांधी जी और भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ही देश की आज़ादी के लिए एकमात्र विकल्प थे। ठीक है। भगत सिंह एक नई सोच के साथ दूसरे विकल्प के रूप में उभर कर सामने आए। और गांधी जी का मैंने आपको बताया था कि उसी के दौरान जब ये गांधी इरविन समझौता होने जा रहा था, गांधी जी जा रहे थे ये इरविन के साथ समझौता करने के लिए, तो पंजाब के लोगों ने और इंडियंस के जो लोग थे जो काफ़ी गुस्से में थे भगत सिंह को लेकर के, उनकी फांसी जो है वो चाहते थे कि रुकवा दी जाए। तो उन्होंने कहा कि इरविन से मांग कीजिए कि जो फांसी है वो रुकवा दें, मतलब कोशिश करिए कि वो मतलब रिहा हो जाएं, और अगर रिहा ना हो पाए तो एटलीस्ट उन्हें आजीवन कारावास हो जाए। लेकिन इरविन ने जो है वो ये मांग खारिज कर दी। उन्होंने सीधा बोल दिया कि नहीं, जो जो हिंसक गतिविधियां हुई हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो ये उसके खिलाफ थे। तो उन्होंने और मांगे रखी थी, और उस टाइम सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था पहले ही लोगों में उत्साह न होने के कारण बंद ही होने वाला था। तो गांधी जी को लगा कि ये इरविन की जो मांग है कुछ हद तक भारतीय लोगों के लिए उस समय ठीक थी। उस टाइम पे उन्होंने समय की नज़ाकत को समझा। लेकिन पंजाब के लोग बहुत आक्रोश में थे। उन्हें लगा कि गांधी जी ने अपना कुछ एफर्ट्स ही नहीं लगाए, वरना वो एफर्ट लगाते तो इनकी फांसी जो है वो रुक सकती थी। और अगर गांधी जी गलती से पंजाब भी चले जाते तो उनके खिलाफ कुछ भी अनहोनी घटना जो है वो हो सकती थी। तो आगे देखिए प्रारंभिक जीवन। भगत सिंह का जो जन्म है वो पंजाब के नवांशहर जिले के खटकर कलां गांव के एक सिख परिवार में 27 सितंबर 1907 को हुआ था। उनकी याद में अब इस जिले का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह नगर जो है वो कर दिया गया है। वह सरदार किशन सिंह और विद्यावती की तीसरी संतान थे। भगत सिंह का परिवार स्वतंत्रता संग्राम से सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ था। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह गदर पार्टी के सदस्य थे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गदर पार्टी की स्थापना ब्रिटिश शासन को भारत से मुक्त कराने के लिए अमेरिका में हुई थी। उसके बाद देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गदर पार्टी के बारे में। देखिए जो डिटेल है ना गदर पार्टी की, एक्चुअली मैंने जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड की हुई है ना, इस पीडीएफ में मैंने एक मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेशल बुक लिखी हुई है, बुक बनाई हुई है। उसमें आपको मतलब वो स्टोरी वाइज चीज़ें मिलेंगी, लेकिन बहुत ही कॉन्सेप्चुअली सारी चीज़ें स्टोरी में समझ आएंगी कि क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे नए नए चेहरे उभर रहे हैं, कौन कौन कहाँ से आ रहा है, और क्या क्या उनके दिमाग में देश की आज़ादी के लिए पनप रहा है। तो बिल्कुल डिटेल में आप समझोगे वो सारी चीज़। परिवार के माहौल का युवा भगत सिंह के मस्तिष्क पर बहुत बड़ा असर हुआ, और बचपन से ही उनकी नसों में देशभक्ति की जो भावना है वो कूट कूट कर भर हुई थी। 1916 में लाहौर के डीएवी विद्यालय में पढ़ते समय युवा भगत सिंह जाने पहचाने राजनेता जैसे लाला लाजपत राय और रास बिहारी बोस के संपर्क में आए थे। उस समय पंजाब राजनीतिक रूप से काफ़ी उत्तेजित था। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तब भगत सिंह सिर्फ 12 वर्ष के थे। इस हत्याकांड से उन्हें बहुत व्याकुल कर रहा। हत्याकांड के अगले दिन भगत सिंह जो थे वो जलियांवाला बाग गए और उस जगह से मिट्टी इकट्ठा कर उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी एक निशानी के रूप में रखा। इस हत्याकांड ने उनके अंग्रेज़ों को भारत से निकाल फेंकने के संकल्प को और ज़्यादा मजबूत किया। ठीक है। आगे देखिए क्रांतिकारी जीवन। 1931 में जब महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन का आह्वान किया, तब भगत सिंह ने अपनी पढ़ाई छोड़कर आंदोलन में सक्रिय हो गए थे। वर्ष 1922 में जब गांधी जी ने गोरखपुर के चोरा चोरी में हुई हिंसा के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था ना, तो भगत सिंह बहुत निराश हुए थे। यहीं पर सुभाष चंद्र बोस भी बहुत ज़्यादा निराश हुए थे। उन्होंने कहा था दिस इज़ द राइट टाइम टू अटैक ऑन द ब्रिटिशर्स।
ठीक है, क्योंकि वो निर्बल पड़ चुके हैं और आतंकित हो चुके हैं। तब गांधी जी माने नहीं, अहिंसा के पुजारी थे, अहिंसा में उनका विश्वास कमज़ोर हो गया और वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि सशक्त क्रांति ही स्वतंत्रता दिलवाने का एकमात्र उपयोगी रास्ता है। अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए भगत सिंह ने लाहौर में लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित राष्ट्रीय विद्यालय में प्रवेश लिया। देखिए यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, जो लाहौर में इन्होंने क्या करा, लाला लाजपत राय द्वारा जो स्थापित राष्ट्रीय विद्यालय उसमें प्रवेश लिया। ठीक है, ये जो विद्यालय है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखी, मतलब इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाई जाती हैं ना जो एक बंदे के दिमाग को बदल देती हैं, मजबूर कर देती हैं, उथल पुथल भर देता है दिमाग में। और कई तरह के विचार उत्पन्न होते हैं कि ऐसा किया तो ऐसा क्यों किया उसने, ठीक है। और तभी इनके दीवारों से, मतलब वो जो विद्यालय था एक तरीके से क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था। और यहाँ पर यह भगवती चरण वर्मा, सुखदेव और दूसरे क्रांतिकारियों के संपर्क में आए, क्योंकि एक क्रांतिकारी जब दूसरे क्रांतिकारी के संपर्क में आता है तो बहुत सारी नई क्रांतिकारी विचारों को जन्म मिलता है। विवाह से बचने के लिए भगत सिंह जो थे घर से बाहर कर कानपुर चले गए थे। देखिए मतलब आज भी यही होता है, विवाह से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, बाहर नौकरी करने के लिए चले जाते हैं। मतलब दिस इज़ द राइट पर्सपेक्टिव। कुछ लोग, मैंने कईयों की जो है इंटरव्यूज़ भी सुने, उन्होंने कहा कि हमने एमबीए क्यों की, व्हाट वाज द मेन रीज़न बिहाइंड टू डू द एमबीए, टू परस्यू एमबीए आफ्टर दैट। द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सवे दे सेड नॉट टू मेक देयर करियर rather than this, they just want to escape from the marriages, to avoid marriages. That is the main reason they are just want to pursue the their MBA डिग्री। और तो उस टाइम पे इन्होंने विवाह से बचने की, क्योंकि इनके लिए प्यार क्या था, इनको प्यार किस चीज़ से था, इनको था देश की आज़ादी, क्रांतिकारी टाइप के थे, तो वो एक्टिविटीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती थी, इसलिए भाग के कानपुर चले गए। वहाँ पर गणेश शंकर विद्यार्थी नामक क्रांतिकारी के संपर्क में आए और क्रांति का पाठ सीखा। जब उन्हें अपनी दादी माँ की बीमारी की खबर मिली तो भगत सिंह घर लौट आए थे। उन्होंने अपने गांव से ही क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखा। यह लाहौर गए और नौजवान भारत सभा नाम से क्रांतिकारी संगठन बनाया। उन्होंने पंजाब में क्रांति का संदेश फैलाना शुरू किया। वर्ष 1928 में उन्होंने दिल्ली में क्रांतिकारी की एक बैठक में हिस्सा लिया और चंद्रशेखर आज़ाद के संपर्क में आए। दोनों ने मिलकर के HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, उसका गठन किया। इसका मुख्य उद्देश्य था सशक्त क्रांति के माध्यम से भारत में गणतंत्र की स्थापना करना। फरवरी 1928 में इंग्लैंड से साइमन कमीशन नामक एक आयोग जो था वो भारत दौरे पर आता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, भारत के लोगों की स्वतंत्रता और राजतंत्र में, ठीक है। उसके भारत दौरे का मुख्य कारण क्या था, भारत के लोगों की स्वायत्तता और ऑटोनोमस और राजतंत्र में भागीदारी करना। मतलब यही कहने के लिए आए थे, यही लॉलीपॉप देने के लिए अंग्रेज आए थे, पर इस सहयोग में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसके कारण इसका बहुत व्यापक तरीके से जो है वो विरोध किया गया। लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी करते समय लाला लाजपत राय पर क्रूरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, जिससे बुरी तरह से घायल हो गए और बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया। भगत सिंह ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी स्कॉट, जो उनकी मौत का जिम्मेदार था, उनको मारने का संकल्प लिया, लेकिन उन्होंने गलती से सहायक अधीक्षक जॉन सैंडर्स को स्कॉट समझकर मार गिराया, क्योंकि उनको उनका चेहरा नहीं पता था कैसे दिखते हैं, वो देखा नहीं था कभी। मौत से बचने के लिए भगत सिंह को लाहौर छोड़ना पड़ा, क्योंकि उनको एक आदमी ने देख लिया था कि ये कोई सिख के लिबास में बंदा है जिन्होंने इनकी डेथ की है। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को अधिकार और आज़ादी देने और असंतोष के मूल कारण को खोजने के बजाय अधिक दमनकारी नीतियों का प्रयोग किया। उसके बाद क्या किया इन्होंने, पब्लिक सेफ्टी बिल लेकर के आए, जिसमें उन्होंने दमनकारी नीतियों का विरोध करने की जो है कोशिश की। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा अंग्रेजी सरकार ने पुलिस को और दमनकारी अधिकार दे दिए। इसके तहत पुलिस संदिग्ध गतिविधियों से संबंधित जुलूस को रोक और लोगों को गिरफ्तार कर सकती थी। केंद्रीय विधानसभा में लाया गया यह अधिनियम एक मत से हार गया था, फिर भी अंग्रेज सरकार ने इसे जनता के हित में कहकर एक अध्यादेश के रूप में पारित करने का फैसला कर लिया। भगत सिंह ने स्वेच्छा से केंद्रीय विधानसभा, जहां अध्यादेश पारित करने के लिए एक बैठक का आयोजन किया जा रहा था, में बम फेंकने की योजना बनाई। ठीक है, मतलब वहाँ पे पब्लिक सेफ्टी बिल जो है वो लागू करना था। तो यह एक सावधानी पूर्वक रची गई साजिश थी, जिनका उद्देश्य किसी को मारना या चोट पहुँचाना नहीं था, बल्कि सरकार का ध्यान आकर्षित करना था और उनको यह दिखाना था कि उनके दमन के तरीकों को और अधिक सहन नहीं किया जा सकता और हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधान
सभा सत्र के दौरान विधानसभा भवन में बम फेंका। ये डेट पूछते हैं कि भगत सिंह के साथ कौन कौन था। बटुकेश्वर दत्त थे। 8 अप्रैल 1929 को इन्होंने ये बम फेंका था। बम में किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा। उन्होंने घटनास्थल से भागने के बजाय जानबूझकर गिरफ्तारी दे दी। अपनी सुनवाई के दौरान भगत सिंह ने किसी भी बचाव पक्ष के वकील को नियुक्त करने से मना कर दिया। जेल में उन्होंने जेल अधिकारियों द्वारा साथी राजनीतिक कैदियों पर हो रहे अमानवीय व्यवहार के विरोध में भूख हड़ताल की। 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को विशेष न्यायालय द्वारा मौत की फांसी की सज़ा सुनाई गई। भारत के तमाम राजनीतिक नेताओं द्वारा अत्यधिक दबाव और कई अपीलों के बावजूद भगत सिंह और उनके साथियों को 23 मार्च वैसे दी जानी थी, इनको 24 मार्च को 1931 को ठीक है, लेकिन इनको पहले ही दे दी गई थी। उनके साथियों को 23 मार्च 1931 को प्रातःकाल फांसी दे दी गई थी, क्योंकि जनता में आक्रोश बहुत था। 24 तारीख को देते सुबह तो भीड़ बहुत बड़ी मात्रा में उभरती और वो अंग्रेज़ों को नहीं छोड़ने वाली थी, स्पेशली पंजाब के लोगों को। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इसी तरह से कंप्लीट आपकी ये इंडियन हिस्ट्री मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। हड़प्पा सिविलाइजेशन से लेकर के 1947 का जो इतिहास है, बस एक कांग्रेस के ये 2 वीडियोज़ के लेक्चर बचते हैं अधिवेशन के, वो भी कंप्लीट करवा दूंगा। धन्यवाद।